तो आज से उत्तराखंड का इतिहास शुरू करना है। सबसे व्यापक सामग्री उत्तराखंड के सामान्य अध्ययन में यदि कोई विषय पर है तो वह है उत्तराखंड का इतिहास। मैंने अपने जीवन काल में समूह गौ की तैयारी करने वाले बच्चों को भी तैयार किया है और उनकी तैयारी भी देखी है। तो कभी कभी पहले मौका मिलता था उनके कमरे में भी चले जाता था, ऐसी कभी मैगी खाने, कभी कुछ, कभी चिकन खाने, कभी भात करने। तो ऐसे चिट्ठे लगे रहते थे यहाँ से। इतने इतने तक चट्टे देखे हैं मैंने उत्तराखंड की ही बुक्स के। तो कहने का मतलब है कि सिलेबस बहुत वास्ट है। हिस्ट्री देखते हैं कैसे कैसे जाते हैं, क्योंकि हमको सिर्फ प्री के लिए नहीं, मेंस के लिए एक अप्रोच भी बना के चलना है। फैक्ट भी रहेगा, कॉन्सेप्ट भी रहेगा। कोई भी ऑथेंटिक सोर्स नहीं है उत्तराखंड के इतिहास का, पहले मैं आपको बता दूं। गढ़वाल का इतिहास हो, कुमाऊं का इतिहास हो, ठीक है, आधुनिक इतिहास हो, अजय रावत हो, हरे कृष्ण रतुड़ी हो, यशवंत कटो, सब लोग, मतलब सब ने अपने अपने हिसाब से हिस्ट्री बनाई है। तो सब जगह से इकट्ठा करके जो भी है ये मैंने तैयार कर रखा है। उत्तराखंड के इतिहास का एक पाठ्यक्रम का एक अवलोकन करते हैं मोटा मोटा, कि भाई मैं किसके दायरे में रहूंगा। करते करते इसमें चेंजेस भी आ जाएंगे। इधर इधर पीछे यहाँ पर चित्र देखो, ये ऐसा आपने भीमबेटका, जो हम, जैसे हम इतिहास पढ़ते हैं तो हम जैसे इतिहास में पढ़ते हैं ना, पाषाण काल, ठीक है, और फिर पाषाण काल में भी पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल यानी स्टोन एज, वो यहां भी पढ़ना है। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। तो यहां पर भी ऐसी होगा, उत्तराखंड का प्राचीन भारत, प्राचीन उत्तराखंड का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। फर्क यहाँ पर थोड़ा सा ये है कि वहां तो राजवंशों की ब्रेक लग जाती है, लेकिन यहां पर क्या होगा कि राजवंशों की ब्रेक नहीं लगेगी। साम्राज्य थोड़े कम है, उतने नहीं है, उतने सारे साम्राज्य आपको नहीं पढ़ने हैं। ये क्या है? ओखलियां, ऐसे गड्ढे गड्ढे दिख रहे हैं आपको, ओखलियां हैं। क्या इंडिकेट करता है, क्या दर्शाता है, कब की है, किस सभ्यता से जुड़ी होंगी? ये जो चित्र है, भित्ति चित्र है, ये किससे जुड़ा होगा, किस सभ्यता से जुड़ा होगा? मंदिर है, किस सभ्यता से जुड़ा होगा, किसने बनाया होगा, कौन राजा महाराजा होंगे, क्या कलाकृति, किस प्रणाली का उपयोग किया गया होगा? ये कुछ पत्थरों के शैलें हैं, उनकी आकृतियां हैं, जिसको तराश करके यहाँ पर खड़ा कर दिया गया है। क्या लोग इस्तेमाल करते होंगे इन शैलों को? और ये हो गए आपके सिक्के। ये कुनिंदों के सिक्कों का एक चित्रण मैंने आपको यहाँ पर दिया दिमाग है, ठीक है। तो सिक्कों से, पुरातात्विक स्रोतों से, भित्ति चित्रों से, स्थापत्य कलाओं से, बहुत सारी चीजों से आप, मतलब उत्तराखंड के इतिहास को देखोगे तो फैक्चुअल चीजें बहुत ज्यादा रहेंगी, तार्किक थोड़ा कम रहेगा। तो मैंने जो ये कोर्स है ऐसे बना रखा है। उत्तराखंड का सबसे पहले प्राचीन इतिहास, फिर उत्तराखंड का मध्यकालीन इतिहास, उत्तराखंड का आधुनिक इतिहास, और उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्या चल रहा था। ये पोर्शन, ये वाला आधुनिक इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास हमारा थोड़ा सा उतना, मतलब है व्यापक, लेकिन कोर्स में ये बैलेंस करके आएगा। ऐसा नहीं कि बहुत लिमिटेड क्वेश्चन आएगा। पृथक राज्य के रूप में उत्तराखंड का गठन, उत्तराखंड राज्य के गठन का भी तो एक इतिहास पढ़ना है ना। तो ये आपको ये लगा लो कि आधुनिक उत्तराखंड के इतिहास के बाद जो स्वतंत्रता के पश्चात उत्तराखंड से संबंधित क्या गतिविधियां हुई हैं, वो भी इसी के अंतर्गत आएगा। तो ये हमारा कोर्स का एक ओवरव्यू है। अब इसके अंदर जब मैं जाऊंगा तो मेरा जो उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास है, इसमें एक तो प्रागैतिहासिक काल आ जाएगा, ठीक है, और एक आएगा आद ऐतिहासिक काल। अब देखिए, अगर यदि मैंने अगर किसी को इतिहास पढ़ाया है, भारत का इतिहास पढ़ा है आपने, तो उत्तराखंड का इतिहास आपको आसान हो जाएगा थोड़ा सा।
क्यों हो जाएगा? आप लिंक कर पाओगे। अब लेकिन आप लोगों ने अभी भारत का इतिहास तो पढ़ा ही नहीं है ना, तो जिसने पढ़ा नहीं है उसको लिंक करने में थोड़ी सी समस्या हो सकती है। जैसे ज्योग्राफी होगी, समझ लो, अगर आपने ज्योग्राफी भौतिक भूगोल नहीं पढ़ा, भारत का भूगोल नहीं पढ़ा, तो उत्तराखंड के भूगोल को समझने में दिक्कत आ जाती है, क्योंकि शब्दावलियों के बारे में तो वहीं पर बता रखा है। और अगर आप उत्तराखंड, इसी तरीके से अगर आपने भारत का इतिहास पढ़ रखा है तो उत्तराखंड के इतिहास को पढ़ना थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि लिंक हो जाता है। अब जो जो व्यक्ति खाली उत्तराखंड में उत्तराखंड के इतिहास पे फोकस करेगा वो लिंक कराएगा ही नहीं। लिंक नहीं करेगा तो आप सीमित हो गए। और मेरा क्या है, क्योंकि मेंस के लिए भी करना है तो आपको लिंक करते हुए चलना है। समांतर में भारत के इतिहास में ऐसा क्या हो रहा हो, जैसे मैं कुड़िंद पढ़ाऊंगा, अब कुड़िंद वंश वाले हैं, उसके समांतर में भारत में और कोई ना कोई राजवंश तो होगा ही ना भाई। जब जिस समय भारत उत्तराखंड के क्षेत्रों में कुड़िंद वंशों का साम्राज्य होगा, तो उस समय मौर्यों का भी साम्राज्य शुरू हो रहा होगा। उसके बाद मौर्यों के बाद उत्तर मौर्य में सूंग काल आ जाता है, सूंग आते हैं। उसके बाद बड़ा जो साम्राज्य आता है वो आता है कुषाण साम्राज्य। तो इधर भारत के परिप्रेक्ष्य में मौर्य बदल रहे हैं, सूंग बदल रहे हैं, कुषाण बदल रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड में एक स्थिरता है, कुड़िंद ही है। अब कुड़िंदों का मौर्यों के साथ संबंध था या नहीं, कुड़िंदों का सूंगों के साथ संबंध था या नहीं, कुड़िंदों का कुषाणों के साथ संबंध था या नहीं, ये रोमांचक हो गया ना। अब मैं ऐसा हिस्ट्री का मूल्यांकन कराऊंगा और आपको पता ही नहीं होगा सर मौर्य कौन है, कब आए, पहले मौर्य आए या कुषाण आए, तो ये थोड़ा सा आपको क्या करेगा, थोड़ा सा आपको तुलनात्मक इतिहास में थोड़ा दिक्कत दे सकता है। बट मैं क्या करूंगा, मैं आपको वो दोनों चीज भी बताता हुआ चल रहा हूँ कि ये हो रहा था, ऐसा हो रहा था, ऐसा कंपेयर। तो प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, इसको पढ़ाऊंगा। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे महाजनपद काल से शुंग काल तक के बीच का इतिहास। तो ये दौर है, अलग अलग दौर में मैंने उत्तराखंड के इतिहास को तोड़ दिया है। फिर उसके बाद महाजनपद काल से शुंग काल तक का जो इतिहास होगा, 600 ईसा पूर्व से लेकर के लगभग लगभग आप ये लगा लीजिए कि पहली शताब्दी तक का इतिहास है। फिर उसके बाद कुड़िंद वंश, उत्तराखंड के इतिहास में पहला कोई वंश, एक स्थिर वंश कोई आता है जो साम्राज्य राज करता है, तो वो कुड़िंद वंश है। पहला कोई स्थिर, थोड़ा सा स्थिर रहा है। वो भी स्थिर क्या है, वो भी जनजाति के रूप में ही स्थिर होता है। एक प्रॉपर राजा महाराजा के तौर पर कुड़िंद भी वैसा नहीं होता है। पहला जो प्रॉपर राजा महाराजा वाला आएगा वो आएगा कार्तिकेयपुर जो साम्राज्य है, वो प्रॉपर राजा महाराजा वाले आएंगे। तो ठीक है, कुषाण और उत्तर कुषाण काल, तो कुड़िंद ठीक है, उनका परिचय हो जाएगा। फिर कुषाण काल और उत्तर कुषाण काल मतलब कुषाणों के बाद कनिष्क, आपने अगर एक राजा का नाम सुना होगा तो ये कुषाणों का सबसे प्रतापी राजा था, जिसने विक्रम संवत, ये शक संवत की शुरुआत करी है, तो उसके साथ तुलना करेंगे। फिर उसके बाद भारत में आएगा गुप्त काल, गुप्त सुने होंगे आप। तो जब गुप्त भारत में राज कर रहे थे तो क्या उनकी पहुंच उत्तराखंड तक थी? तो उत्तराखंड में उस समय कौन से क्षेत्रीय राजा या वंशावली राज कर रही थी? उनके साथ गुप्तों के किस किस राजा के क्या क्या संबंध थे? कोई ताम्रपत्र, कोई स्थापत्य कला, कोई अभिलेख, कुछ भी ऐसा कुछ मिला हो तो देखेंगे। फिर हर्षोत्तर मध्य हिमालय, हर्षकाल, हर्षवर्धन का समय 7वीं शताब्दी के आसपास का, और उसके बाद का हिमालय, और उसके बाद लास्ट जो मेरा वंश आएगा यहाँ पर वो आएगा कार्तिकेयपुर वंश। ये सब हमारे उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास में आएगा, एंशिएंट हिस्ट्री जिसे हम कहते हैं ना, उसका हिस्सा है कार्तिकेयपुर तक। ये लगभग लगभग 9वीं शताब्दी तक का इतिहास होगा। कब तक का इतिहास होगा ये? 9वीं शताब्दी। 9वीं शताब्दी का मतलब 888 एडी तक का। कब तक का है ये इतिहास? हमारा शुरू से, पाषाण काल से शुरू हो जाएगा और मोटा मोटा 888 ईस्वी तक का इतिहास है। एडी मतलब समझते हो ना, ईस्वी। बीसी का मतलब ईसा पूर्व, ठीक है। 888 क्यों लिखा मैंने यहां पर, कुछ है आइडिया? ये वर्ष किससे संबंधित है? ये वर्ष कनकपाल से संबंधित है। कौन था कनकपाल? पंवार वंश का संस्थापक जिसे माना जाता है, क्योंकि पंवार वंश से हम उत्तराखंड के अंतर्गत मूल रूप से मध्यकालीन भारत की
शुरुआत करते हैं। जबकि वैसे मध्यकालीन भारत हम इतिहास में पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत से। कहां से पढ़ते हैं? दिल्ली सल्तनत से। अब उत्तराखंड का मध्यकालीन भारत का इतिहास आ जाता है। यहां पर सबसे पहले कार्तिकेयपुर वंश के बाद, अच्छा कार्तिकेयपुर वंश के बाद एक बहु अराजकता काल भी आएगा। कैसा काल आएगा? बहु अराजकता काल। बहु अराजकता काल का मतलब क्या होता है? देखिए, एक जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे ना, जैसे मैं भारत का इतिहास भी पढ़ाऊंगा, तो आप वहां पर एक चलन देखोगे, एक ट्रेंड देखोगे कि एक बड़ा साम्राज्य है, बड़े क्षेत्र तक विस्थापित हुआ, ताकतवर राजा, महान नीति और चीजों का निर्माण, उसके बाद वो टूट जाएगा साम्राज्य। और जब वो साम्राज्य टूटेगा तो उस साम्राज्य के जो अलग अलग क्षेत्र के सामंत होंगे, यानी बड़े बड़े अधिकारी या बड़े बड़े कमांडर होंगे, वो अपने आप को सीमित क्षेत्रीय स्वतंत्र राज्य में स्थापित कर देंगे, आपस में लड़ते रहेंगे, प्रतिस्पर्धा चलती रहेगी, और उनमें से फिर एक कोई ना कोई साम्राज्य फिर से सबको जीत करके फिर बड़ा बन जाएगा। ये इतिहास का एक कॉमन ट्रेंड है। मौर्य खत्म होंगे, छोटे छोटे साम्राज्य, फिर कुषाण बनेगा। कुषाण खत्म होंगे, छोटे छोटे साम्राज्य, फिर गुप्त। गुप्त खत्म होंगे, छोटे छोटे साम्राज्य, फिर वर्धन वंश। ऐसा ही उत्तराखंड में भी होता है। कैसे होता है? कुड़िंत खत्म हुए, कार्तिकेयपुर, कार्तिकेयपुर खत्म हुआ, बहु अराजकता काल। और यहां बहु अराजकता काल में आप 4 वंशों को पढ़ोगे। कितने वंश को पढ़ोगे आप? 4। और मैप के हिसाब से वो 4 वंश कैसे होंगे? देखो, ये तिब्बत चाइना वाले वंश अलग होंगे, ये बीच वाले क्षेत्र के वंश अलग होंगे, पश्चिम वाले अलग होंगे, दक्षिण वाले अलग होंगे, पूर्व वाले अलग होंगे। इस तरीके से हम यहाँ पर साम्राज्यों को विभाजित करेंगे। इसमें उत्तराखंड के इतिहास में आप साथ साथ में क्या क्या पढ़ोगे? हिमाचल का इतिहास भी पढ़ोगे आप, हमारा जो धामपुर, मेरठ धामपुर बिजनौर, ये जो नीचे का तराई और भूड़ का क्षेत्र है, मुरादाबाद, ये वाला, ये भी पढ़ोगे। और साथ में नेपाल का इतिहास भी पढ़ोगे, और साथ में तिब्बत का जो उत्तराखंड से सटा हुआ क्षेत्र है, वहां का इतिहास भी साथ साथ पढ़ोगे। ये लिंक करते हुए चलेंगे हम लोग। गढ़वाल का पंवार वंश, पूरा पंवार वंश, इतिहास का पूरे के पूरे इतिहास का मेरा जो सबसे ज्यादा समय लगेगा वो यहां पर लगेगा। सबसे ज्यादा समय 2 3 4 महीने, 3 महीने भी लग सकते, 4 महीने भी लग सकते पंवार वंशावली पर। पंवार वंशावली के राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद पंवार वंशावली का मूल्यांकन करेंगे, संस्कृति, स्थापत्य, ये सब चीजों के हिसाब से। फिर उसके बाद कुमाऊं की तरफ चलेंगे हम मध्यकालीन में। मध्यकालीन में आप ऐसे करना है, इधर पंवार उधर कुमाऊं। कुमाऊं वंशावली में पहले कत्यूरी वंश। कई लोग कत्यूरी और कार्तिकेयपुर में कंफ्यूज होते हैं, अलग वंश है ये। कत्यूरी वंश पढ़ेंगे, छोटा है, इसमें ज्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि फिर कत्यूरी की जगह वहां पर क्या आ जाएगा? चंद वंश आ जाएगा। कौन सा वंश आ जाएगा? तो चंद वंश और पंवार वंश, ये 2 ऐसे वंश होंगे जो समांतर चल रहे होंगे। समझ रहे हो? समांतर का मतलब, अगर मैं बोलूं इस तरफ पंवार वंश चलेगा गढ़वाल की तरफ, तो कुमाऊं की तरफ कौन सा वंश चलेगा? चंद वंश चलेगा। अजयपाल के बाद 14वीं शताब्दी, अजयपाल जो मूल रूप से जो 52 गणों का जो एक तरीके से संयोजक बनेगा, तो उसी के समय से ही चंद वंश जो हैं वो पंवार वंशावली पे हम लोग देखेंगे कि डिपेंडेंट भी रहेंगे। इन दोनों के आपस में कभी लड़ाई होगी, कभी संधि होगी, कभी लड़ाई होगी, कभी संधि होगी। और एक समय ऐसा आ जाएगा जब चंद वंश कमजोर पड़ता जाएगा, कमजोर पड़ता जाएगा, और पंवार वंश वाले ही कुमाऊं का जो राजा है उसको डिसाइड कर रहे होंगे कौन बनेगा क्या नहीं बनेगा। और एक ललित शाह आएगा। ललित शाह जब आएगा तो ललित शाह के आने के समय में चंदवंश खत्म हो जाएगा। ललित शाह अपने बेटे प्रद्युमन शाह को यहां पर बिठा देगा। ठीक है, ये वो समय है जब अंग्रेज आ जाएंगे यहाँ की राजनीति में। तो प्रद्युमन शाह, फिर ललित शाह के मरने के बाद प्रद्युमन शाह, और प्रद्युमन शाह जो है वो दोनों जगह पर साम्राज्य करने की सोचेगा, फिर फूट आएगी। उसके बाद फिर तब गोरखा आ जाएंगे इधर से, हर्षदत्त जोशी वगैरह वगैरह वाला जो इतिहास है वो सब इस तरफ चलेगा। उत्तराखंड के इतिहास में ब्राह्मणों का भी क्या संघर्ष रहा आपस में मंत्री पदों को लेकर के, जो उत्तराखंड को ले डूबेगा, वो सारा प्रद्युमन शाह, सुदर्शन शाह, ये जो 2 राजा है ना, उस समय पर गोरखों का आक्रमण, अंग्रेजों का यहाँ पर सहायक संधि, ये खिचड़ी पिचड़ी सब वहां पर। उत्तराखंड का आधुनिक इतिहास, फिर आधुनिक इतिहास हमारा छोटा है। छोटा किस संदर्भ में है? क्योंकि काफी कुछ तो मैं पंवार वंश पर ही कवर कर दूंगा, जो टिहरी रियासत वाला क्षेत्र है। गोरखा शासन बहुत ही सीमित। 1795 में कुमाऊं क्षेत्र कब्जा मारेंगे, 1804 में गढ़वाल क्षेत्र कब्जा मारेंगे,
1804 से, और या मैं 1795 से लेकर के 1815 तक गोरखाओं का शासन रहेगा। 1815 में अंग्रेजों के साथ मिलकर के सुदर्शन शाह गोरखाओं को सीमित कर देगा, तब जाकर के हमारा वास्तविक जो आज का उत्तराखंड और नेपाल वाला जो है वो हिस्सा बनेगा। फिर साथ साथ में उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन, क्योंकि उत्तराखंड में अंग्रेजों के आने के बाद दो विभाजन हो जाएंगे। कुमाऊं और गढ़वाल प्रत्यक्ष रूप से किसके पास चला जाएगा? देखो ये जो अलकनंदा नदी आ रही है ना, अलकनंदा नदी, और ये मंदाकिनी, मंदाकिनी से अलकनंदा नदी, ये इतना क्षेत्र कुमाऊं, गढ़वाल और कुमाऊं कमिश्नरी और ये टिहरी रियासत में चला जाएगा। ये क्षेत्र पंवारों के पास रहेगा और ये क्षेत्र पर पूरा ब्रिटिशर्स का प्रत्यक्ष अधिकार रहेगा। सीमा क्या है? मंदाकिनी नदी जो आप लोगों की रुद्रप्रयाग से आ रही है, उससे पश्चिम का क्षेत्र टिहरी रियासत में जाएगा, और इधर से अलकनंदा नदी नीचे की तरफ आओगे तो श्रीनगर से उधर कीर्ति नगर वो टिहरी में रहेगा, और इस तरफ श्रीनगर किसके पास रहेगा? गढ़वाल कमिश्नरी यानी अंग्रेजों के पास रहेगा। सुदर्शन शाह मांगेगा भाई दे दो दे दो दे दो, नहीं मिलेगा उसको, लेकिन नहीं दे रहे, क्योंकि श्रीनगर सबसे लंबे समय तक पंवार वंश की राजधानी रहेगी। हालांकि उसकी शुरुआत होगी कहां से? चांदपुरगढ़ से। पंवार वंशावली की स्थापना कहां से होगी? मूल रूप से चांदपुरगढ़ के आसपास से शुरू होगी। चांदपुरगढ़, उसके बाद देवलगढ़, उसके बाद श्रीनगर जाएंगे, श्रीनगर से फिर कहां पर जाएंगे? वो टिहरी चले जाएंगे, टिहरी के बाद की प्रताप नगर, फिर कीर्ति नगर, उसके बाद नरेंद्र नगर लास्ट। छोटा इतिहास टिहरी गढ़वाल का, टिहरी रियासत का इतिहास मैं इसी के साथ कवर करवाऊंगा, जो पंवार वंश वाले हैं ना उन्हीं के साथ। फिर उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन, ये हमने उस क्षेत्र का पढ़ना है जहां पर टिहरी वाले नहीं है। तो गढ़वाल कमिश्नरी और कुमाऊं कमिश्नरी, पहले तो जब 1815 में ये लोग अंग्रेज जब सारा क्षेत्र लेते हैं ना, टिहरी को छोड़ करके जो हमारा उत्तराखंड है वो कुमाऊं कमिश्नरी में डालते हैं। फिर उसके बाद वो 1840 में जाकर के वो गढ़वाल कमिश्नरी अलग करते हैं, तब कुमाऊं अलग और गढ़वाल अलग करते हैं, ऐसे करते हैं। स्वतंत्रता में 1857 के विद्रोह में उत्तराखंड, स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड पर प्रभाव और उत्तराखंड के अन्य जन आंदोलन। तो यहाँ पर जो भी आंदोलन होंगे स्वतंत्रता में और समांतर में, दोनों तरफ से देखेंगे। उसके बाद आजादी के बाद उत्तराखंड चला जाएगा किसमें? संयुक्त प्रांत में, यूनाइटेड प्रोविंस, जो आगे चल करके उत्तर प्रदेश बनेगा। और उसके बाद जाकर के क्या हो जाएगा? हमारे यहाँ पर आंदोलन तेज होगा, किसको लेकर के? अलग पहाड़ी राज्य को लेकर के। फिर राज्य आंदोलन, उसके बाद फिर फाइनली राज्य की स्थापना। तो उस समय तक का भी इतिहास आपको कवर करना है। पृथक राज्य की मांग, पृथक राज्य आंदोलन के प्रमुख घटनाक्रम, पृथक राज्य आंदोलन के दौरान स्थापित संगठन। ठीक है जी, ये तो मोटा मोटा ढांचा है हमारा इतिहास का। इसमें कई बातें ऐसी हो सकती हैं कि जो मैंने अभी शामिल नहीं करी है। पढ़ना, देखो आप अपने राज्य का इतिहास पढ़ रहे हो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, कोई भी किताब से पढ़ो, कुछ भी वो पढ़ो। 15 क्वेश्चन इतिहास में पूछ रहा है तो 1 से 3 क्वेश्चन में हमेशा आयोग में समस्या रहती है। किसी किताब में कुछ दे रखा होगा, किसी में कुछ दे रखा होगा, कोई भी किताब प्रमाणिक नहीं है। लास्ट में आयोग बोलेगा नमस्ते, ये क्वेश्चन ही मैंने हटा दिए। वो ज्यादातर किस वाले क्वेश्चन में करता है? वो हिस्ट्री के क्वेश्चन में करता है। क्योंकि क्या कोई ऐसी बुक है, स्कूल की किताब या कॉलेज की किताब या कुछ ऐसी, जिसमें प्रमाणित किया गया होगा? नहीं किया होगा। आपने उत्तराखंड का ओपन यूनिवर्सिटी देखा है? उसमें हिस्ट्री है, उत्तराखंड का हिस्ट्री, और ज्योग्राफी भी है। मैंने अपने कोर्स में उसका यूटिलाइजेशन कर रखा है, क्योंकि कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है, सरकारी कॉलेजों में। अब सबसे पहले आते हैं उत्तराखंड इतिहास के स्रोत। ये इतना लंबा चौड़ा इतिहास हम पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास 2 तरीके के स्रोत हैं, एक साहित्यिक स्रोत और दूसरा पुरातात्विक स्रोत। चित्र तो अपने दिमाग में है ही। साहित्यिक स्रोत का मतलब क्या होगा? साहित्यिक स्रोत का मतलब होगा कि कोई ग्रंथ, कोई किताब, कोई पांडुलिपि, कोई ताम्रपत्र, है ना,
कुछ ना कुछ तो हमें ऐसा कोई लिखित प्रमाण मिले जहां पर उत्तराखंड के इतिहास से हमें कुछ जानकारी प्राप्त हो। तो साहित्यिक स्रोत में ऐसी चीजें आएंगी। सबसे पुराना उत्तराखंड का साहित्यिक स्रोत आपको किस ग्रंथ में मिल सकता है, बताइए भाई। कोई कुछ तो अभी तक आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, उत्तराखंड तो देखा भी होगा, टीवी यूट्यूब यूट्यूब में तो कई वीडियोस आती हैं। तो जरा आप बौद्धिक क्षमता से उत्तराखंड पढ़ा है या फिर रट्टा तोते की तरह पढ़ रखा है, जरा देखें, जरा बताओ सबसे पुराना साहित्यिक स्रोत कौन सा हो सकता है उत्तराखंड के संदर्भ में, जिसमें हमें पता लगेगा कि हाँ यार उत्तराखंड के क्षेत्र में लोग रहते थे। अगर मैं बोलूं एक छोटी सी चीज, भारत का इतिहास, भारत के इतिहास का सबसे प्राचीन साहित्यिक स्रोत उत्तराखंड की धरती से ही लिखा गया था। और उस साहित्य को लिखने की जो लिपि और भाषा थी, उसकी उत्पत्ति इस उत्तराखंड की धरती से हुई है। तो आप इसको किससे संबंधेंगे? वेद, संस्कृत भाषा और वेद, इसकी उत्पत्ति कहां से बताई जाती है? उत्तराखंड से बताई जाती है। तो एक्चुअल में हम तो भारत का इतिहास लिखना शुरू कर रहे हैं। ये गौरवशाली परंपरा हमसे जुड़ी हुई है, पर आपको देखो लिंक नहीं कर रहे हो। अब जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो पीसीएस के इंटरव्यू में इनमें थोड़ा सा घुमा के सवाल पूछते हैं। सवाल बहुत आसान होता है, पर जवाब वही दे पाएगा जिसका बौद्धिक विकास होगा। थोड़ा सा आपकी बौद्धिक विकास भी करेंगे। तो 4 तरीके के हमें साहित्यिक स्रोत पूरी जर्नी में देखने को मिलेंगे। पूरा हिस्ट्री में साहित्य के बिना हम, क्योंकि अच्छा अगर मैं बोलूं कि साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत है, तो इन दोनों में ज्यादा प्रामाणिकता इतिहास की किससे प्राप्त होती है? पुरातात्विक स्रोत से। पुरातात्विक स्रोत ज्यादा सटीक जानकारी देगा, जो भी देगा। आप समझ रहे हो? सिंधु घाटी सभ्यता, कैसे स्थापत्य मिले हैं, कैसे नगरीय प्रणाली मिली है, दिख रहा है हमें, इसलिए हम उसका कुछ मूल्यांकन कर रहे हैं। तो किताबों के अंदर कई बार क्या होता है कि साहित्यिक स्रोत कई बार क्या है कि लोगों ने अपने अनुकूल लिखे हैं, राजा महाराजाओं ने अपने हिसाब से लिखवाए होंगे। तो यह हर जगह पर सत्य नहीं होगा कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा। तो इसमें हमें सबसे पुराने और प्राचीनतम जो हमें साहित्य मिलेगा वो है धार्मिक साहित्य। अच्छा, जब हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं ना, तो हमें वहां साहित्यिक स्रोत में धार्मिक ग्रंथ के अलावा हमें और भी ग्रंथ मिलते हैं जहां पर धर्म की बात नहीं है, लेकिन हमें पता लगता है व्यवस्था से जुड़ी हुई चीजें हैं वहां पर। अगर मैं बोलूं जैसे अर्थशास्त्र, चाणक्य नीति, अर्थशास्त्र किसकी किताब है? चाणक्य की है ना। नीति शास्त्र किसकी किताब है? चाणक्य की है ना। चाणक्य ने अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र जब लिखी थी तो उसमें धर्म से जुड़ी हुई जितनी बातें थी उतनी लिखी। बाकी उसने प्रशासन, व्यवस्था, आर्थिकी, राजतंत्र, लोकतंत्र, रणनीति, सब, मिलिट्री, सबके बारे में लिखा है। पर आपको ऐसी किताब उत्तराखंड के इतिहास से नहीं मिलेगी। उत्तराखंड में एक सीमा है कि जो भी हमें ज्यादातर साहित्य मिलेगा वो धर्म, धार्मिक आदेश, धार्मिक अनुष्ठान या धार्मिक विश्वास या धार्मिक रीति रिवाज से ही जुड़ा ज्यादा मिलेगा। मैं पंवारों का राजाओं के आदेश पढ़ाऊंगा आपको। वो आदेश एक्चुअल में जो ज्यादा वो लिख करके जारी भी कर रहे होंगे ना, वो धर्म से जुड़ी हुई ज्यादा होगी कि हमने इतना दान दे दिया, हमने ये वाली पूजा करा दी, हमने ये कर दिया, बजाय कि वो उस जमाने में अपने मंत्रियों को बोलें कि यार हमारा तुम प्रशासन तंत्र लिखो, हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में लिखो। ये सब नहीं होगा। इसके अलावा कुछ बहुत कम गैर धार्मिक साहित्य, उसके बाद लोक साहित्य, फोक लिटरेचर इसे कहते हैं। लोक साहित्य, दरअसल लोक साहित्य में क्या होता है, आपके क्षेत्र में जो संस्कृति का पालन किया गया होगा, आपका जो रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, उससे जुड़ा हुआ जो साहित्य है ये। और इसके साथ साथ कुछ विदेशी साहित्य है। और जाहिर सी बात है कि विदेशी यात्री तो मध्यकालीन भारत के बाद आने लगे, मध्यकालीन भारत और उसके बाद फिर आधुनिक भारत के इतिहास के समय में आने लगे विदेशी यात्री। तो इन्होंने भी यहां पर इतिहास लिखा है।
सबसे पुराने मैं ये कहूं विदेशी यात्री के तौर पर फाहियान, जो गुप्त काल में आया था। कब आया था वो? गुप्त काल में आया था, 430 ईस्वी के आसपास। उसने उत्तराखंड के बारे में लिखा है। उसके बाद हर्षवर्धन काल में हुएनसैंग, उसने उत्तराखंड के बारे में लिखा है। क्योंकि बौद्ध भिक्षु आते थे, ये इसी तरफ से आते थे ना। किधर से आते थे ये? या तो वो सिक्किम के रास्ते से आते थे या नीतीमाणा के रास्ते से आते थे। तो ये जो नीतीमाणा वाला जो रास्ता है, इससे जब आएगा तो उत्तराखंड के रास्ते से तो होकर के गुजरेगा, तो उसका वर्णन करेगा कि नहीं करेगा। इसके अलावा फिर पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत क्या चीज होती है, पहले आप ये मतलब मुझे बताइए, क्या होता है पुरातात्विक स्रोत? कैसे अवशेष? पुराने भौतिक, पुरानी सभ्यता से जुड़ी हुई कुछ भौतिक अवशेष जो हमें प्राप्त होते हैं, उसको हम पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। पुरातात्विक स्रोत में मूल रूप से सभ्यता के अनुसार आपको क्या स्रोत मिले हैं, इन ये अलग अलग हो सकते हैं। मूल रूप से स्थापत्य कला, स्थापत्य, आर्किटेक्चर, बिल्डिंग विल्डिंग, चाहे रहने की बिल्डिंग हो, प्रशासनिक भवन हो, महल हो, आदि मंदिर हो, इत्यादि इत्यादि। तो भवन हो गए। उसके बाद गुफाएं, ठीक है, गुफाएं हो गई हैं। उसके बाद औजार, सबसे महत्वपूर्ण है औजार, क्योंकि औजार की जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है, जो हमारा अध्ययन होता है ना, औजार, औजार हमें तकनीक के बारे में बताते हैं। तकनीक से हमें उस समय की लोगों की मानसिकता के बारे में पता लगता है। मानसिकता से हमें उस समय के लोगों की सभ्यता के बारे में पता लगता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है टूल्स, औजार। ये भी अलग अलग चीजों से बने हुए हो सकते हैं। पहले पत्थर से बने होंगे, उसके बाद धातु से बनेंगे, कांस्य से जैसे धातु से बनेंगे, फिर बाद में लोहे जैसे धातु का उपयोग किया जाएगा। इसका भी क्रम है। जैसे जैसे टेक्निक का विकास होगा, मानव बुद्धि का, सभ्यता का विकास होगा, वैसे वैसे तकनीक का विकास होगा, वैसे वैसे आविष्कार होंगे, वैसे वैसे आपके औजार बनेंगे या उपकरण बनेंगे। तो माना बात, मैं इतिहास को मूल रूप से 3 खंड में विभाजित करता हूं। एक होता है प्राग ऐतिहासिक सामग्री, तो प्री हिस्ट्री, उसमें पत्थर के औजार मिलेंगे, शैलाश्रय मिलेंगे, शैल आश्रय, पत्थरों के घर यानी गुफाएं, और शैल चित्र भी मिलेंगे। शैल चित्र मतलब पत्थरों में कुछ चित्र बनाए होंगे। क्या यह बहुत ही रहस्यमय नहीं है या आश्चर्यजनक नहीं है कि आज से 40-50, मतलब 10-15 हजार साल पहले लगा लो, 20 हजार साल पहले लगा लो, आदि मानव हमारे उत्तराखंड के पहाड़ों में रहा है और उसने गुफाओं के भित्ति पर चित्र बनाया, और वो चित्र आज तक है। वो चित्र आज तक है। बताओ कैसे भाई, आज तक कैसे? वो फेड क्यों नहीं हुआ? उड़ा क्यों नहीं रंग? वो रंग ऐसा क्या बनाते थे? वो सारी चीजें सीखनी और जाननी पड़ेंगी। तो पत्थर, प्राग ऐतिहासिक काल में हम हर चीज पत्थर को लेके बोलेंगे। आद ऐतिहासिक सामग्री में ताम्र उपकरण। अच्छा, आपको प्राग इतिहास, आद इतिहास और इतिहास में अंतर पता है? क्योंकि ये तो मैं हिस्ट्री में पढ़ाता हूं। जब मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूं तो उसकी परिचय यही तो होती है, काल। आद इतिहास को आद इतिहास क्यों कहते हैं, ऐतिहासिक काल क्यों कहते हैं, प्राग को प्राग क्यों कहते हैं, इतिहास को इतिहास क्यों कहते हैं। फिर इतिहास में फिर प्राचीन इतिहास अलग है, मध्यकालीन अलग है, और आधुनिक अलग है, और स्वतंत्रता पूर्व का, पश्चात का इतिहास अलग है। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है भाई। कॉन्सेप्ट चलने पे पता लगेगा तभी तो आपको कीवर्ड याद रहेगा, नहीं तो कीवर्ड हिंदी का, कीवर्ड हिंदी का है भाई। ये मतलब नहीं कि हम हिंदी में हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें समझ में आ जाएगी। हमें सिर्फ एक चीज समझ में आएगी, कहानी, बस। हिंदी में सिर्फ कहानी समझ में आती है। तकनीकी शब्द हिंदी का अलग होगा। इसको प्री हिस्ट्री बोलते हैं, इसको प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं, और इसको हिस्ट्री बोलते हैं। तो प्री हिस्ट्री प्रोटो हिस्ट्री में क्या अंतर है, यानी आदि इतिहास है। तो जो ये आदि इतिहास काल है, इसमें हम ताम्र के उपकरण पढ़ते हैं। ताम्र क्या होता है? तांबा। तांबा के उपकरण का मतलब तांबे से बनी हुई चीजें, औजार, बर्तन, भांडे वगैरह जो भी है।
मृदभांड, मृदभांड क्या होता है? मिट्टी के बर्तन। हम इंडियन हिस्ट्री में मृदभांड की ही संस्कृति से आप प्राचीन भारत का पूरा इतिहास पढ़ा जा सकता है। तो मृदभांड बहुत इंपॉर्टेंट है। और समाधियां, समाधियां क्या होती हैं? समाधि किसे कहते हैं? ब्यूरियल जिसे हम कहते हैं। पुराने जमाने में आदमियों को दफन करने की प्रक्रिया भी चलती थी किसी की। तो कई जगहों पर हमें हड्डियों के अवशेष मिले हैं ना, लोग वहां दफन किए गए, उनके साथ कुछ बर्तन भांडे जेवर जेवरात आदि मिले हैं। ये हमें किस चीज के बारे में बताएगा? कोई दो तीन जगह पर एक ही दिशा में बॉडी को रखा है, तो ये उनकी किस चीज की विश्वास से बताएगा? मैं बोलता रहा हूं, अगर ये हिस्ट्री अगर आपने पढ़ी होती तो ये सारे कॉन्सेप्ट में पहले हिस्ट्री में ऑलरेडी बता चुका होता। यहां तो बस मैं जगह बताता कि यहां पर हमारा ये समाधियां यहां मिली हैं, यहां मिड जगह बता रहा होता मैं एक्चुअल में। लॉजिक आपको फिर अब, लेकिन क्योंकि हिस्ट्री अभी आप लोगों ने नहीं करा तो मुझे यहां पर लॉजिक भी थोड़ा थोड़ा तो बताना ही पड़ेगा ना सब में। जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहास की जो सामग्री है उसमें हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट अभिलेख। अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिलेख क्या होता है? किसी भौतिक सतह पर किसी धातु या पत्थर के द्वारा गुदाई करके लिखना। गुदाई का मतलब समझते हो आप? कुरेद कुरेद के, खोद खोद के लिखना, उसको अभिलेख कहते हैं। लेख तो मैं ताम्रपत्र में, भोजपत्र में भी करूंगा। ताम्रपत्र तो अभिलेख में आ जाएगा। जब भोजपत्र या कोई किताब हो गया, जैसे ताड़ का जो कागज है जैसे, या पत्ता है, उस पर भी लिख रहा हूं, लेकिन उस पर इंक से लिख रहा हूं। तो जब आप इंक से लिखोगे तो आप पत्ते को या कागज को खोद खोद के थोड़ी लिख रहे हो, तो वो अलग है, वो अलग है, वो साहित्य है। ठीक है ना? जो आप इंक से और कलर से लिखोगे वो साहित्य है, और जो आप गोद गोद के लिखोगे किसी धातु से या फिर पत्थर से, किसी धात्विक या पत्थर की ही सतह पर, उसको कहेंगे एपिग्राफी यानी अभिलेख। क्या बोलेंगे? अभिलेख। इंस्क्रिप्शन, कई तरीके के इंस्क्रिप्शन होते हैं, आपको बहुत सारे तरीके के दिखेंगे। अशोक के अभिलेख आपने सुना होगा ना। एक अशोक का बहुत प्रसिद्ध अभिलेख है यहां पर उत्तराखंड में। कौन सा है वो? कालसी का। क्या है वो? कभी गए हो? गए हो वहां पे? सुना है। क्या है वहां पर? पत्थर है, शिला पे लिखा है। किस चीज से लिखा होगा? किसी धातु से लिखा है वो, अभी तक है वो। ठीक है, धातु से लिखा हुआ है। कितना बड़ा पत्थर होगा? इतना सा, इतना बड़ा, कितना बड़ा? इस कमरे के से भी बड़ा है, इस कमरे के जितना है, यहां से ऐसे और यहां से इतना बड़ा। इस पे लिखा हुआ है ऐसे लाइन से, ऐसे ऐसे। बड़ा पत्थर है। उस पत्थर के बाहर एक कमरा बना रखा है, छेदनी, चार तरफ से दरवाजे हैं उसमें, मतलब चारों तरफ से एंट्रेंस है। हालांकि वो अब जाली लगा दी ना सरकार ने, अंदर नहीं जा सकते हो, बाहर बाहर से देख सकते हो। तो कौन सी भाषा में लिखा है अभिलेख? अभिलेखों का खंडन, लिपि खंडन, लिपि, ब्रह्मी, नागरी, कई सारी लिपियां आएंगी। सिक्के बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा हमें मध्यकालीन भारत उत्तराखंड के इतिहास की जो जानकारी भी मिलेगी वो सिक्कों से मिलेगी, क्योंकि हमें कुड़िंद वंशों के बाद से हमें सिक्के मिलने शुरू हो जाएंगे, कुड़िंद से ही। समझ रहे? तो सिक्के से क्या हमें पता लगता है? और स्मारक एवं वास्तुकला। वास्तुकला मतलब किसी ने मंदिर बनाया, प्रशासनिक भवन बनाया, गढ़ बनाए। जैसे 52 गढ़ आप पढ़ते हो, तो गढ़ क्या होता था? गढ़, गढ़ शब्द का इस्तेमाल किस लिए करते हैं हम? गढ़वाल में जो गढ़वाल का नाम गढ़ शब्द से लिखा गया है, इसमें हम गढ़ की गढ़वाल को गढ़वाल क्यों बोलते हैं हम लोग? क्योंकि गढ़ प्लस वाल दो शब्द है ना। तो गढ़ मतलब क्या होता था? गढ़ का मतलब होता था किला,
और वाल का मतलब होता था रहने वाला, निवासी, ठीक है, बकरवाल ऐसे करके। वाल शब्द का मतलब होता है निवासी, तो गढ़वाल शब्द मतलब किलों में रहने वाला निवासी। किला का मतलब ऐसे नहीं होता था, किला इसलिए बोलते थे उसलिए क्योंकि एक जो गढ़ होता था वो एक क्षेत्र होता था, और उस क्षेत्र का जो सेनापति होता था, जिसकी जिम्मेदारी होती थी उस जगह के गांव के लोगों की प्रतिरक्षा करना, वो एक भवन में एक जगह पर निवास करता था, ऊंचे किसी किले में, वहां से नजर मारता था ना सब जगह, उस जगह को फिर हमने गढ़ बोल दिया, गढ़वाल, ठीक है ना। वहां से वो नजर रखता था पूरे के पूरे अपने इलाके में, और पहाड़ों में ऐसे 52 क्षेत्र बने हुए थे। कितने क्षेत्र बने हुए थे? 52 क्षेत्र, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जो रिकॉर्डेड उसमें है मैं 52 मिले हैं। और हर एक 52 गढ़ जो थे यानी क्षेत्र जो थे, उनका एक क्या होता था? अधिकारी होता था। अब इनको, ये अपने आप में स्वतंत्र भी होते थे। कभी कोई राजा आएगा वो 10-12 को एक इकट्ठा करके एक साम्राज्य बनाएगा, कभी कोई आएगा वो कभी कम कभी ज्यादा। सारे के सारे 52 को एक साथ इकट्ठा करने वाला कौन था? अजयपाल। और वो 14वीं शताब्दी के आसपास कर रहा है, जिस समय खिलजी वंश ये सब चल रहे हैं ना, समझ लो दिल्ली में, उस समय का है अजयपाल, समझ लो। तो वो उस समय 52 जीत रहा है। उससे पहले उसके जो पूर्वज कनकपाल से अजयपाल तक जो हैं, वो 52 के 52 नहीं जीत पाए। तो ये थोड़ा घुस रहा है भेजे के अंदर, थोड़ा और आगे चलते हैं, चले। अब आते हैं, ये एक एक स्लाइड इंग्लिश की इसलिए है क्योंकि मैंने ये ट्रांसलेट नहीं करी जिसमें चित्र था। अब हमको एक एक करके इसका 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 इन सब का परिचय लेना है। अभी परिचय ही है, अभी ये आपकी 4-5 दिन की क्लास में मैं ओवरव्यू ही दे रहा हूँ कि हमने आगे क्या पढ़ना है, तो तभी तो आपको पता लगेगा कि आगे क्या हिस्ट्री आ रहा है। सीधा हिस्ट्री में नहीं घुसना है। अभी मैं आगे का भी बता रहा हूं ना, कभी पीछे का भी बता रहा हूं, कभी आगे पहुंच जा रहा हूं, कभी कहीं पहुंच जा रहा हूं, कभी कहीं, इसी को कहते हैं तुलनात्मक अध्ययन। ऐसे नाक की सीध में नहीं पढ़ना है। कभी कोई राजा का नाम आएगा, कोई प्रथा का नाम आएगा, कोई डेट बोलूंगा, कोई जगह बोलूंगा, कुछ ना कुछ ये सब। तो सबसे पहले धार्मिक ग्रंथ, उत्तराखंड के इतिहास के स्रोत के रूप में धार्मिक साहित्य कौन कौन से थे, उनमें मोटा मोटा हमें क्या मिला। अब ध्यान देना, यहां मैं सिर्फ ब्रीफ बताऊंगा, ये सब आगे आएगा। जिस धार्मिक ग्रंथ में जिस साम्राज्य से आएगा उसकी डिटेलिंग वहां आएगी। ये जैसा किताब लिखा गया है वैसा नहीं चलेगा ये कोर्स, ये छंट छुट के आएगा, लिंक होकर के आएगा। मतलब आप, है ये बुक का ही कोर्स, पर आप कंपेयर करके देख लेना इस तरीके से जैसे मैंने ये कोर्स बनाया ना हिस्ट्री का, ये आपको मिलेगा नहीं ऐसा कहीं पर भी, ऐसे फिल्टर करके छांट के अलग करके। अभी इसमें बनना है, अभी तो खैर काफी कुछ हो, बट मैं जैसे ये विभाजित करो, पर ये कोर्स ऐसा है बुक्स में, ऐसा ही है कई किताबों के अंदर, पर आप उसको ऐसा छांट ही नहीं पाओगे कि यार ये ऐसा कैसे बना रखा है। पहला आता है ब्राह्मण साहित्य, दूसरा आता है पाली साहित्य। ब्राह्मण साहित्य, और सुना है क्या होता है ब्राह्मण साहित्य? हम्म, बताओ क्या होता होगा ब्राह्मण साहित्य? हाई क्लास द्वारा, यस। और पाली साहित्य जो लो क्लास द्वारा लिखा गया। आप मेंस में, पीसीएस मेंस आ गया, पीसीएस मेंस में उसने ब्राह्मण साहित्य स्रोत पर प्रकाश डालें कुछ ऐसा लिख दिया, तो आपको पहला शब्द हमने कीवर्ड समझना है। देखो, मेरा काम आपको शब्दावली पर फोकस कराना है। आपने अगर बेस वही है, डेप्थ भी वही है, बेस भी वही है। कोर्स का डेप्थ तक जाने का मतलब है बेस पहुंचना है हमने। अगर हमें बेस समझ में आ गया तो हम कुछ भी समझ सकते हैं। ब्राह्मण साहित्य होता है जो साहित्य ब्राह्मणों ने लिखा है। ब्राह्मणों ने जो साहित्य लिखा है वो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ साहित्य लिखा होगा। तो हिंदू धर्म से जुड़े हुए जो ग्रंथ होंगे उनको ब्राह्मण साहित्य में जोड़ा जाता है। ये बात समझ में आ रही है? हमारा जो साहित्य है उस पर
अधिकांश जो अधिकार रहा है उसको प्रकाशित करने का, उसको लिखने का, वो ब्राह्मणों का रहा है ना। वेद किसने लिखे हैं? ऋषि मुनियों ने लिखे हैं। उसके बाद उनका जो अनुवाद है, ये सब है, वो किसने करा? ब्राह्मणों ने करा। जब आप हिस्ट्री पढ़ाऊंगा ना, हो सकता है इसमें मैं उतना डीप नहीं जाऊंगा इसमें, लेकिन हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा ऋग्वेद कौन लिख रहे थे, कौन से घराने लिख रहे थे, किस कुल के ऋषि लिख रहे थे, वो सब है। तो ब्राह्मणों ने फिर उसको, क्योंकि शिक्षा पर उन्होंने और ये साहित्य पर और ज्ञान पर उन्होंने, मंत्र इन पर उन्होंने अपना अधिकार स्थापित करा, तो अपने हिसाब से फिर लिखना स्टार्ट करा। जो उन्होंने लिखा वो ग्रंथ हमारे ब्राह्मण साहित्य। तो वेद ब्राह्मण साहित्य हो गए। वेद कौन से साहित्य हो गए? ब्राह्मण साहित्य। पुराण कौन से साहित्य हुए? ब्राह्मण साहित्य। उपनिषद कौन से साहित्य हुए? ब्राह्मण साहित्य। वेदांत कौन से साहित्य हुए? ब्राह्मण साहित्य। ये समझ में आ गया ब्राह्मण साहित्य। और पाली साहित्य किससे जुड़ा होगा? पाली भाषा सुन, पाली क्या थी? भाषा थी। इस भाषा का उपयोग सबसे ज्यादा कौन से धर्म के लोगों ने किया था उस जमाने में? बौद्ध धर्म के लोगों ने। और आपको पता है उत्तराखंड में बौद्ध धर्म का प्रचलन भी था, रहा होगा बौद्ध धर्म उत्तराखंड के लोगों में। हमारे पूर्वज पहले बौद्ध बुद्धिस्ट थे, पता है आपको? हुँ? अभी भी। हुँ, क्या कहते? वो वो दरअसल उस बौद्ध धर्म गुरु के नाम पर है। वो धर्म गुरु के नाम पर है कि उस गुरु ने यहाँ पर फेमस करा था, तो उसके नाम पर है वो। था वो बौद्ध धर्मी, ठीक है, था वो बौद्ध धर्मी। क्योंकि जैसे बौद्ध धर्म के बाद गुरु अलग अलग हुए, तो उन्होंने जिस एरिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करा और जिन लोगों ने फॉलो करा, उस जगह के लोगों को उस गुरु के बौद्ध धर्म के गुट से जाना गया। वो ऐसा है उत्तराखंड में, ऐसे तरीके। शंकराचार्य जी, ठीक है, कब आए थे शंकराचार्य जी? मोटा मोटा 9वीं शताब्दी के आसपास आए थे, ठीक है। उनके आने से पहले तक उत्तराखंड बौद्धमय था। क्या था? उत्तराखंड बौद्धमय था। 732 ईस्वी, उससे पहले उत्तराखंड बौद्धमय था। बौद्धमय का मतलब क्या होता है? पूरा बौद्ध धर्म से भरा हुआ था उत्तराखंड। ये लगा लो, वैदिक धर्म के चीजें बिल्कुल न्यून पे चली गई थी यहां में। वो तो शंकराचार्य जी आए, उसके बाद जाकर के हिंदू धर्म का उत्थान होता है उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। उसके बाद जाकर के उत्तराखंड में हिंदू धर्म आता है वापस। तो खैर, पाली साहित्य, ब्राह्मण साहित्य। कुछ ब्राह्मण साहित्यों में एक शब्द है नदीतम सरस्वती, ठीक है, नदीतमा सरस्वती। तो ये जो नदीतमा सरस्वती है, ये किस साहित्य में? अभी इसकी डिटेलिंग आगे दूंगा मैं। वेद में। तो जो हमारे जो ऋग्वेद लिखे गए थे, तो उसमें 21 नदियों का संकलन किया गया है। उन 21 नदियों में सरस्वती नदी का भी जिक्र किया गया है। और सरस्वती नदी को अलकनंदा का ऊपरी मार्ग, प्रवाह क्षेत्र बोला गया है। तो आप देखो, अलकनंदा नदी आती तो कहां से है? सतोपंत से है ना। लेकिन ठीक माणा से पहले वो कहां पर, किस नदी से मिल जाती है? सरस्वती नदी से मिल रही है। आज आप प्रॉपर सरस्वती नदी को ये लगा सकते हो, ये है सरस्वती नदी। यहां माणा के पास ये किससे मिल रही है? किससे मिल रही है? कहां गया वो? ये रही, यहां से। ये अलकनंदा, ये अलकनंदा है, ये सरस्वती है। इस सरस्वती नदी का जिक्र कर रखा है, नदी तमा सरस्वती। स्थानीय भूगोल में वैदिक शब्दावलियों का बहुत इस्तेमाल किया गया है। हिमवंत शब्द सबसे कॉमन शब्द, बहुत जगह पर वैदिक मंत्रोच्चारण में हिमवंत 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 लिखा गया। वो हिमवंत क्षेत्र कौन सा था? उत्तराखंड का क्षेत्र था। महाभारत का में आप 36 बार आप उत्तराखंड के जगहों का उल्लेख करोगे, 36 बार। यहां का एक छोटा सा राजवंश था,
कबीलियाई राजवंश, कबीला था मतलब ना, उस जमाने में तो ट्राइबल वंश होते थे ना, जिसने दुर्योधन की मदद करी थी इसमें महाभारत के युद्ध में। उसके अलावा महाभारत में, महाभारत को जो अलग अलग पर्वों में लिखा गया है, उन पर्वों में पूरी जर्नी पांडवों की यहाँ उत्तराखंड में है, उनकी शिक्षा यहाँ पर हुई है। द्रोण सागर कहां पर है? हाँ, ये रहा, ये दिख रहा है, ये है द्रोण सागर, उधम सिंह नगर, खटीमा के पास। यहाँ पर, अरे इधर नहीं है, सॉरी, ये तो वो है नानक सागर, यहाँ पर है ये काशीपुर के पास, यहाँ पर है द्रोण सागर, काशीपुर के पास। द्रोणाचार्य ने वहां क्या किया था? द्रोण सागर के पास उनका गुरुकुल वहीं तो था, पांडवों ने तीर कमान शिक्षा दीक्षा वहीं तो हासिल करी है, तो शिक्षा यहीं हुई उत्तराखंड में, वनवास यहीं गए उत्तराखंड में, स्वर्ग भी यहीं गए उत्तराखंड में, यहीं गए ना सब कुछ। तो महाभारत तो पूरा उत्तराखंड का जिक्र कर रहा है, ये इतनी पवित्र धरती थी, सोचो। स्थानीय हिमालय में हिमालयी पुराण, देखो कई सारे पुराण लिखे गए थे गुप्त काल में। आपको केदारखंड और मानसखंड पता होगा, कई लोग उसको स्कंद पुराण के साथ रिलेट करते हैं, बोल है नहीं, लेकिन तो जिस समय पुराण लिखे जा रहे थे उसी के समांतर में केदारखंड मानस खंडों का संकलन किया गया था, वो किताबें। और इसके अलावा जो प्राचीन हिमालयी जनजाति हैं, उन जनजातियों का जिक्र हमें कई सारे साहित्यों में किया जाता है। खस हो गया, नाग हो गया, ये सारी जनजातियां, तो ये अभी आ जाएगा आगे, अभी आपके पता लग जाएगा धीरे धीरे करके। पाली साहित्य, पाली साहित्य बौद्ध जो धर्म से जुड़े हुए जो स्रोत है वो, और उत्तराखंड में प्रारंभिक बौद्ध धर्म के प्रमाण प्रत्यक्ष मिलते हैं कि यहाँ शुरुआत में बौद्ध धर्म रहा है। और मैंने बोला ना बहुत ज्यादा लेवल पर था बौद्ध धर्म। अशोक तथा प्रारंभिक बौद्ध व्यक्तित्वों के उल्लेख है यहाँ पर, क्योंकि अशोक का कालसी का शिलालेख है वैसे भी, ठीक है। इसके बाद कुषाण वुषाण ये सब जब लोग आए, तो यहाँ पर जिन राजाओं ने राज करा है उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रतिपालन करा है। और यहाँ के राजा, और जो यहाँ मगध में होगा या पाटलिपुत्र में जो राजा होते थे, इनके बीच में आपस में अच्छे संबंध भी रहे हैं कई राजाओं के बीच में, क्योंकि दोनों एक धर्म के प्रतिपालक थे। तो बौद्ध धर्म का भी हमें पाली साहित्य यहाँ पर प्राप्त होता है। अब इस चीज की जो डिटेलिंग है, ब्राह्मण, पहले ब्राह्मण साहित्य के बारे में मैं बताऊंगा, फिर से इसके अंदर मैं कैसे जा रहा हूं, एक पॉइंट बता रहा हूं, फिर उसके अंदर जा रहा हूं, फिर उसके अंदर जा रहा हूं। देखो अभी मैं यहां ब्राह्मण साहित्य में ये सारी चीजें और डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। ब्राह्मण साहित्य में भी, धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण, फिर ये सारे हैं, फिर ये भी आगे आएगा। अभी ये सारा मैं बोल रहा हूं, पहले पूरा आपकी कुछ क्लासेस परिचय से जुड़ी हुई होगी कि हिस्ट्री क्या है, ताकि कुछ शब्दावली आपके जबान पे रहे। ये इनके नोट्स बनाने हैं आपने, परिचय के नोट्स आपको बनाने चाहिए। आज इतना ही करते हैं। पता है कितना टाइम हो गया?